ऑन हेडमास्टर। करण प्रियांशी के कहने पर सबको अभ्यास करवाने वाला था, मगर उसी समय हेडमास्टर और उनके लोग उसके पास आ गए। हेडमास्टर तो करण के पैरों पर गिरकर मदद की भीख मांग रहे थे। पहले तो उन्होंने थोड़ा सम्मान रख रखा था खुद के लिए, लेकिन अब तो वह बिल्कुल ही टूट चुके थे, मानो उनका सब कुछ उनके हाथों से निकलता जा रहा हो और करण ही वो आखिरी रस्सी है जिसे पकड़कर वह लौट आ सकते हैं। रुस्तम और बाकी सब शोक में थे। प्रियांशी यह देख करण से कुछ कहती, इससे पहले ही हेडमास्टर ने रोते हुए कहा, मुझे आपको उस जगह से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, मुझसे भूल हो गई, पता नहीं किया हुआ है, लेकिन अब मेरी पत्नी की जान जा रही है। पहले तो जीने की आश भी थी, मगर अब वो मर रही है, उसकी जान बचाओ, मैं आपसे भीख मांगता हूं। तुमने लीडर को बाहर निकाला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? प्रियांशी की आंखें छोटी हो गई। ये देख जलाल ने हड़बड़ा कर आगे आते हुए बात को संभालते हुए कहा, दरअसल मैनलैंड से 4 सितारा वैद्य मास्टर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव करना होगा, कौन इलाज करेगा। मजबूरन हमें लीडर गुरु को जाने के लिए कहना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए हमारा उनकी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। इरादा नहीं था? प्रियांशी की आंखें तन गई। तभी हेडमास्टर ने फिर से करण के पैरों को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ करके मेरी पत्नी का इलाज कर दीजिए लीडर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरी पत्नी की जांच कर लीजिए। हेडमास्टर आगे कुछ कहते, इससे पहले ही प्रियांशी ने हाथ बढ़ाकर हेडमास्टर को कॉलर से उठा लिया। पहली श्रेष्ठ, पारो और बाकी सब प्रियांशी को पकड़ने लगे। हेडमास्टर एक चक्रवर्ती सम्राट थे, वैद्य मास्टर हॉल के हेडमास्टर बोना परिवार के कोर सदस्य थे। उनके साथ ऐसा बर्ताव करना अच्छा नहीं था। शायद यह बात प्रियांशी समझ पाती। उसने दांत पीसते हुए कहा, एक 4 सितारा वैद्य मास्टर के लिए तुमने उसे बाहर निकाला, उसकी बेइज्जती की और अब मुंह उठाकर दोबारा से मदद मांगने आ गए। तुम्हें क्या हम इतने बड़े बेशर्म नजर आते हैं? छोड़ो उसे, छोड़ो। पारो ने हेडमास्टर को अलग करवाया। हेड उससे छूटकर जमीन पर गिर पड़े। जलाल और बाकियों ने उन्हें संभाला। प्रियांशी ने उंगली दिखाते हुए कहा, 1-2 कौड़ी का वैद्य मास्टर, 1-2 कौड़ी का हेडमास्टर, तुम लोग की इतनी औकात कैसे हो गई? निकल जाओ मेरी नजरों से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब लोग प्रियांशी को शांत करवाने पर लग गए, लेकिन उसका गुस्सा हेडमास्टर से उतर नहीं आ रहा था। पिछली बार इन लोगों ने करण को एग्जाम में फेल कर दिया, यह जानते हुए भी कि उसने रुस्तम का इलाज इनकी आंखों के सामने किया। फिर मुंह उठाकर उसे मदद मांगने आ गए, और जब करण इसके लिए मान गया, तब इन लोगों ने उसे दूसरे वैद्य मास्टर के लिए भगा दिया। इतना कम था कि अब दोबारा से उससे मदद मांगने आ गए। इन्हें क्या सच में वो लोग पागल नजर आते हैं? प्रियांशी का गुस्सा जायज भी था, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। हेडमास्टर ने प्रियांशी से हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हुई है, मुझे उस वक्त कुछ सूझा नहीं, अब बस लीडर गुरु ही आखिरी आस है मेरी, मुझे इस तरह से जाने के लिए ना कहो, मदद करे मेरी ज्योति, चुपचाप। प्रियांशी आगे कुछ कहती, तभी करण ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, मानो उसे शांत करवा रहा हो। फिर एक नजर उसने हेडमास्टर के रोते हुए चेहरे को देखा, जिसके बाद सुनंदा और बाकियों से बोला, अभ्यास के लिए देरी हो रही है, मैदान में चलो। लीडर? लीडर नहीं। हेडमास्टर हाथ जोड़कर दोबारा से करण के सामने खड़े हो गए, लेकिन करण उनके बगल से निकल गया। हेडमास्टर आगे जाना चाहते थे, पर पारो ने हाथ आगे करके सख्ती से कहा, बहुत हो गया, जितना हो सकता था उतना सहन कर लिया हमने, हमारी सीमा को लांघने की कोशिश मत करो तुम लोग। यह सुनते ही जलाल और बाकियों ने हेड को पकड़ लिया। वह नहीं चाहते थे हेडमास्टर की और बेइज्जती हो, हालांकि अब उनकी इज्जत बची ही नहीं थी। करण उनकी आंखों के सामने सबके साथ मैदान जा रहा था और हेडमास्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी उन्हें कुछ सूझा, उन्होंने अपने आंसू पोंछे, फिर एकदम से हवा में आके आयाम को चीरकर उस जगह से गायब हो गए। हेडमास्टर! जलाल ने झट से उनकी आभा का पीछा किया और सबके साथ उनका पीछा करने लगे। इधर करण सबको मैदान में ले आया था। सुनंदा, ड्रैगन लेडी और सुहाना सबसे आगे खड़ी थी, बाकी लोग पीछे, क्योंकि उन्हें कल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। उनका अभ्यास ज्यादा जरूरी था। करण ने पास खड़े सैनिक से एक लकड़ी का डंडा लिया, फिर अपनी ताकत को 8वें चरण वाले सम्राट पर लाकर तीनों से बोला, अपनी काबिलियत दिखाओ। ऐसा कहते ही करण ने डंडा जमीन पर पटका, जिससे धूल उड़कर हवा आ गई। करण का अभ्यास देखने के लिए सब लोग मैदान के बाहर इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन जैसे ही करण ने अपना स्तर कम किया, ड्रैगन लेडी हकलाने लगी, लीडर, आपका स्तर तो बहुत छोटा है और हम सब महासम्राट स्तर के हैं। हमारे पास हथियार भी आपसे ज्यादा अच्छे हैं। आपको चोट लग सकती है। हाँ, और मैं तो 3रे चरण वाली महासम्राट हूँ, आपको दिक्कत हो सकती है, सुहाना ने कहा। मगर इस पर दूर खड़ी प्रियांशी ने कहा, महासम्राट बनने के बाद तुम्हें अपना लीडर कमजोर नजर आने लगा है क्या? भूलो मत, शेर का स्तर बेशक कम क्यों ना हो, लेकिन रहता वो शेर ही है। जी, उन तीनों को करण पर विश्वास तो था, लेकिन देखा जाए तो स्तर का इस जगह बहुत बड़ा फर्क था। लेकिन फिर भी जब सामने वाला मानने को तैयार नहीं था, तो ड्रैगन लेडी ने अपनी तलवार को लहराते हुए कहा, हमारी खुशनसीबी है, हमें लीडर के साथ अभ्यास करने को मिल रहा है। उसकी बात पर दोनों लड़कियां भी तैयार हो गई। बिना एक पल गंवाए तीनों ने करण पर एक साथ हमला कर दिया। सबसे आगे ड्रैगन लेडी का हमला था। उसकी तलवार करण के बिल्कुल नजदीक थी, लेकिन करण अब भी उस जगह से हिला नहीं। यह देख ड्रैगन लेडी डर गई। उसे लगा कि उसकी वजह से उसके लीडर को चोट लग सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता इससे पहले ही करण हल्का सा मुड़ा और उसकी तलवार करण में बगल से निकल गई। इतने तेज रिफ्लेक्स, ड्रैगन लेडी की आंखें बाहर आ गई। तभी करण ने डंडे से उसकी कमर पर हमला कर दिया। ड्रैगन लेडी घूमते हुए दूर जा गिरी। सुनंदा और सुहाना यह देख समझ गईं, करण इस स्तर पर होकर भी उनसे ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से दोनों ने अपने हमले में तेजी लाई। उनके हमले लगातार करण पर हो रहे थे, और मजाल हो वह करण के कपड़े तक को छू पा रहे हो।
देखने वाले बस एक टक इस नजारे को देख रहे थे। अब तक उन्होंने महासम्राट स्तर को बहुत ज्यादा ताकतवर माना था, लेकिन उनका लीडर उससे एक कम स्तर पर होकर इन तीनों की बैंड बजा रहा था। ड्रैगन लेडी ने हमले करते हुए खुद से कहा, अब समझ आ रहा है क्यों लोग इनके नाम से भी डरने लगे हैं। यह इंसान नहीं है, चलता फिरता युद्धपोत है। सुहाना और सुनंदा के दिमाग में भी ऐसा कुछ चल रहा था। बहरहाल काफी देर कोशिश करने के बाद भी वह लोग करण को छू तक नहीं पाए। आखिर में थककर गहरी गहरी सांस लेकर वहीं बैठ गए, जिन्हें देख करण ने कहा, बहुत कमजोर, इस ताकत के साथ तुम अपना जीवन नहीं जीत सकते। प्रतियोगिता तो दूर की बात है। करण ने डंडा सैनिक को देते हुए आगे कहा, सुनंदा, पास डपरी नदी है, उस जगह काफी सारी शिकारी डॉल्फिन है। जाओ और उनके शरीर पर अपनी तलवार से अपना पहले अक्षर का निशान बनाकर आओ, कम से कम 100 शिकारी डॉल्फिन पर। लेकिन अगर एक भी मछली मरी तो तुम्हें शुरू से 100 मछलियों पर निशान बनाने पड़ेंगे। शिकारी डॉल्फिन? सुहाना बेचारी नजरों से सुनंदा को देखने लगी। सुनंदा को उनके बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन सुहाना जानती थी करण किस काम को करने के लिए कह रहा है। अब इसे अफसोस होगा, इसका नाम सिर से क्यों शुरू हुआ, अर से क्यों नहीं। सुहाना बड़बड़ाई। सुनंदा ने खड़े होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी लीडर। करण ने सुहाना से कहा, यहां से सीधा जाने पर खजूर पहाड़ नजर आएगा, उसके गर्भ में जाकर तुम्हें 1 लाख बार अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करना है। सुहाना का मुंह जम गया। खजूर पहाड़ का गर्भ यानी सबसे गर्म हिस्सा, उसकी खाल तक उस जगह झुलस सकती थी। लेकिन करण ने बोला है तो मानना ही पड़ेगा। करण ने ड्रैगन लेडी को देखा। तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लड लाइन है, वो कमजोर है, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से खुली नहीं है। उसे मैं खोल सकता हूं, लेकिन जो दर्द तुम्हें सहन होगा वो मौत से बदतर होगा। इसके लिए तुम तैयार हो? ड्रैगन लेडी हाथ जोड़कर करण के सामने बैठ गई। मैं हर दर्द को सहन करने के लिए तैयार हूं लीडर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ड्रैगन लेडी भी इस बात से वाकिफ थी, उसकी ब्लड लाइन पूरी से अनलॉक नहीं है और उसे खोलने का तरीका उसके पास नहीं था। और जब सामने वाला उसे खोलने की बात कर रहा है, तब वह पीछे कैसे हट सकती थी, वो भी तब जब 3 सितारा वैद्य मास्टर भी करण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो, उसे मदद की भीख मांग रहा हो। ड्रैगन लेडी को तैयार देख करण कुछ कहता। तभी सुनंदा ने कहा, मेरे पास भी शुद्ध खून है, मुझे भी ताकतवर बना दो लीडर। यह सुन सबको हल्की हंसी आ गई। करण ने कहा, ब्लड लाइन अलग चीज है, यह जन्म से मिलती है। तुम्हारे पास अजगर वंश कबीले का शुद्ध खून है, लेकिन उसको भी काम में लिया जा सकता है। पहले तुम अपना टास्क पूरा करो, फिर मैं उसका सही इस्तेमाल बताता हूं। करण यह सब ऐसे नहीं कह रहा था, उसे मालूम था कुछ खास खून होते हैं जिनकी अपनी खास ताकत होती है। अब सुनंदा को उस खून से क्या ताकत मिली होगी, इसका पता करण को अभी नहीं था। सुनंदा का चेहरा यह सुनकर खिल उठा, जिसके कुछ पल बाद वह सब उस जगह से उड़कर निकल गए। प्रियांशी ने यह देख अपने कुछ लोग उनके पीछे लगा दिए, ताकि उन पर दोबारा कोई हमला न कर सके। उन सबको उनका अभ्यास बताने के बाद करण ने मीरा और बाकी सबको देखा, फिर बिना किसी भाव के बोला, तुम लोग बस अपनी शक्तियों को पक्का करो, जान बची। मेनका ने आह भरी। उसे तो डर था करण उन्हें शिकारी डॉल्फिन के दांत साफ करने न भेज दे। करण के इस अभ्यास को अपनी अच्छी किस्मत समझकर वह लोग अपने काम में लग गए। पारो और प्रियांशी ने करण के पास आके कहा, इनको सिर्फ शक्तियां पक्का करने को क्यों दिया? इनके पास ड्रैगन लेडी और सुनंदा की तरह खास शक्ति नहीं है, जिस वजह से इनका स्तर अब तक मजबूत नहीं हुआ। ऐसे में अभ्यास करते तो हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी होती। इस जवाब से दोनों संतुष्ट थीं, मगर पारो ने पूछा, तुमने सुहाना को खजूर पहाड़ क्यों भेजा है? करण ने अपने कमरे की तरफ चलते हुए कहा, वो दवाइयों से इतने बड़े स्तर पर पहुंची है जिससे उसका शरीर कमजोर है। खजूर पहाड़ की गर्मी उसकी बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करेगी। और सुनंदा को? प्रियांशी ने पूछा। इस पर करण ने कहा, सुनंदा का डर अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और उसका यह डर उसके हमलों भी नजर आता है। वो हमला करती है कई और, लगता है कई और। इस अभ्यास से वो डर का सामना करते हुए अपने ध्यान को बढ़ा पाएगी। इससे जब वो अगली बार मुकाबला करेगी तो उसका ध्यान उसके डर से भटकेगा नहीं। ओहो, दोनों ने सिर हिलाया। उनके पीछे पीछे चल रही ड्रैगन लेडी यह सुनकर खुद से बोली, लीडर गुरु कितने प्यार से बातें करते हैं, कितने अच्छे से समझाते हैं, लेकिन हमसे बात करने में यह प्यार कहां गायब हो जाता है। हमसे तो यह बात भी करना पसंद नहीं करते, बस अपना मुंह बनाकर घूमते रहते हैं। ड्रैगन लेडी उदास थी, उसे भी अपने लीडर से ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए था। लीडर उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव कैसे कर सकते थे? वह ऐसा सोच ही रही थी, उसी पल वो लोग कमरे में आ गए। करण ने बिना किसी भाव के साथ उसे कहा, यहां बैठ जाओ। करण उसे पलंग पर बैठने के लिए कह रहा था। ड्रैगन लेडी बिना किसी झिझक के बैठ गई। करण उसके पीछे आ गया। उसने ड्रैगन लेडी की खाली पीठ पर हाथ रखा। उसके हाथ की ठंडक से ड्रैगन लेडी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह आप, वह आगे कुछ कहती, तभी उसे एहसास हुआ कि करण की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, जो धीरे धीरे करके उसकी ब्लड लाइन तक पहुंच गई। उसकी ब्लड लाइन पर अजीब सी जंजीरें थीं, जो गोल्डन रोशनी के साथ चमक रही थी। करण अपने दूसरे हाथ से ड्रैगन लेडी की गर्दन को पकड़ लिया। ड्रैगन लेडी कुछ समझ पाती, इससे पहले ही करण ने अपनी ऊर्जा से उसकी ब्लड लाइन पर जोरदार तरीके से हमला किया। ड्रैगन लेडी की चीख निकल गई। उसके शरीर झटके से आगे की तरफ उड़ता, अगर करण ने उसे गर्दन से न पकड़ा होता। मगर इस पहले ही हमले में उसे ऐसा दर्द हुआ मानो एक साथ हजारों बिच्छुओं ने उसे डंक मारा हो। लेकिन करण ने उसके दर्द को नजरअंदाज करके उन जंजीरों को तोड़ना जारी रखा, जिस वजह से ड्रैगन लेडी का शरीर टूटने लगा। उसे ऐसा लगा मानो मौत मिलने आई हो उसे। करण ने उसे कहा था, मौत से भी बदतर दर्द होगा। तब उसे लगा था करण बस ऐसा कहने के लिए कह रहा है, लेकिन वो जितना कह रहा था उससे ज्यादा दर्द उसे हो रहा हो। नहीं नहीं, ड्रैगन लेडी की चीख बाहर तक सुनाई दी। कुछ लोगों ने छिपके देखा, जो देख उनकी बोलती बंद हो गई। ड्रैगन लेडी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शरीर पर ऐसे निशान थे मानो वो फटने वाली हो। मीरा अपना अभ्यास छोड़ ड्रैगन लेडी को देखने आई।
और सामने का नजारा देख वापस हड़बड़ाकर अपने अभ्यास में लग गई। भला हो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मीरा का दिल दहल गया था। नजारा वाकई में काफी ज्यादा दर्दनाक था। ड्रैगन लेडी की ब्लड लाइन एक्टिवेटेड। ड्रैगन लेडी के पास ड्रैगन ब्लड लाइन थी। हाँ, वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन जो भी थी उससे ड्रैगन लेडी की ताकत में काफी इजाफा होने वाला था। बस अगर वह उस दर्द को सहन करते हुए मर न जाए। करण के बार बार हमला करने की आवाज से ड्रैगन लेडी का रोना निकल आया। उसका शरीर करण ने अपना हाथ से पकड़ रखा था, वरना अब तक वह न जाने कितनी बार गिरकर बेहोश हो जाती। बहरहाल करण के लगातार प्रयास करने से ड्रैगन लेडी की ब्लड लाइन पर जकड़ी जंजीर कमजोर होने लगी। उसमें हल्की हल्की दरारें आने लगी थी, जो एक एक करके बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ ड्रैगन लेडी का दर्द भी। आखिरकार उसने चिल्लाते हुए कह ही दिया, रुक जाइए लीडर, मैं मर जाऊंगी। मगर करण रुका नहीं, क्योंकि जिस स्टेज पर वह पहुंच गया था वहां अगर वह रुकता तो ड्रैगन लेडी सच में मर जाती। पारो और प्रियांशी यह देख थोड़े परेशान नजर आने लगे, लेकिन उसी वक्त उनकी नजर करण के चेहरे पर पड़ी। करण पहले से काफी ज्यादा थक गया था। उसकी हालत कमजोर पड़ने लगी थी। दरअसल कुछ समय पहले ही करण उस लावा का दरिंदे से लड़कर आया था। उसने बेशक दिखाया ना हो, मगर अंदर से वह काफी बुरी तरह जख्मी था। ऊपर से लगातार उन जंजीरों को तोड़ने की वजह से उसकी थकावट और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर भी वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। अगर वह रुका तब यह लड़की उसके हाथों में अपना दम तोड़ देगी, जबकि करण को लगता था यह लड़की ही उसे प्रतियोगिता में विजय दिला सकती है। उसकी हिम्मत और उसकी ब्लड लाइन इस बात के आसार बढ़ाती थी। तुम ठीक नहीं लग रहे, पारो ने चिंता जाहिर की। जो सुन ड्रैगन लेडी ने दर्द में कराहते हुए करण को देखा, जो अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद कर रहा था। इसमें उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। ड्रैगन लेडी का यह देख मन बदल गया। लीडर मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं और मैं हार मान रही हूँ। नहीं, यह नहीं हो सकता। सिर्फ मेरी हार नहीं, यह लीडर की हार होगी। नहीं, यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं इस दर्द को मरने तक सहन करूंगी। बस इसी दृढ़ ख्याल के साथ वह दर्द सहन करती रही। उसके शरीर से खून फटकर बाहर आ रहा था, पर यह भी उसके फैसले को बदल न सका। पारो और प्रियांशी यह देख परेशान थे। बाकी सब भी बस एक तक बाहर से इस नजारे को देखे जा रहे थे। ड्रैगन लेडी की चीख से उन्हें दर्द का एहसास हो रहा था। ड्रैगन लेडी का ड्रैगन यह सब देखकर सबसे ज्यादा परेशान था। हालांकि वह जानता था यह सब ड्रैगन लेडी के लिए बहुत जरूरी है, वरना जीवन भर वह सिर्फ लोगों की सुरक्षा में रह पाएगी, खुद किसी के लिए सुरक्षा कवच नहीं बन पाएगी। तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर विश्वास है, ड्रैगन ने शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके उससे कहा। लेकिन इस वक्त ड्रैगन लेडी को दर्द का अलावा न कुछ दिख रहा था, न सुनाई दे रहा था। दूसरी तरफ वैद्य मास्टर हॉल के एक कमरे में गौतमी का शरीर जोर जोर से तड़प रहा था। सूख कर उनकी बॉडी कंकाल में बदलने लगी थी। उनका शरीर कभी ऊपर जाता तो कभी पलंग पर गिर जाता। उनके पास अनिकेत परेशान चेहरे के साथ खड़े थे और बाकी सबको उन्होंने गौतमी के पास जाने से रोक रखा था। इस वजह से दूसरे श्रेष्ठ ने कहा, इस तरह से यह मर जाएंगी। श्रेष्ठ, ना आप आगे बढ़ रहे हैं और ना हमें आगे बढ़ने दे रहे हैं। आपको कुछ तो करना होगा। इस तरह से कैसे कुछ चल सकता है? गौतमी के शरीर से भारी मात्रा में बीमारी की अंश बाहर निकल रहे हैं, जो किसी को भी इन्फेक्शन देकर बीमार कर सकते हैं। इसीलिए उसके पास कोई नहीं जाएगा। बात रही मेरे करने की, तो मैं इस वक्त कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ। गौतमी के शरीर के अंदर जो चेतना है वो बेहद नाराज हो गई है। इस समय अगर मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की तो वह और उग्र हो सकती है। अनिकेत ने सबको समझाया। इस पर दूसरे श्रेष्ठ ने कहा, फिर हम क्या बात उन्हें मरते हुए देखते रहे? कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो दवाई होगी। आप 4 सितारा वैद्य मास्टर हैं। अनिकेत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं 4 सितारा वैद्य मास्टर जरूर हूँ, लेकिन भगवान नहीं। कुछ बीमारियों का इलाज तो 5 सितारा वैद्य मास्टर के पास भी नहीं होता। फिर भी हम सिर्फ आशा कर सकते हैं वो चेतना थक जाए और आराम करने के लिए रुक जाए, तब गौतमी की जान हम बचा सकते हैं। दूसरे श्रेष्ठ का मुंह उतर गया। उनके हेडमास्टर की पत्नी इतनी बुरी हालत में थी, उनसे खुद देखा नहीं जा रहा था, और अब एक 4 सितारा वैद्य मास्टर सब कुछ किस्मत पर छोड़ चुका था। उसी दौरान उनके पास का आयाम फट गया और उस जगह से निकले हेडमास्टर, जो अपनी पत्नी की हालत देख और भी ज्यादा टूट गए। तुम उस लड़के को लेने गए थे ना? अच्छा हुआ वापस आ गए। बेवजह उसको लाने तो हालात और खराब कर देता वो लड़का, अनिकेत ने कहा। जैसे ही गौतमी की हालत बिगड़ी, हेडमास्टर रोते रोते करण के बुलाने के लिए चले गए। राजा ने हेडमास्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब किस्मत पर निर्भर है रोनित, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला तुम्हारे साथ। रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो? राजा और बाकी सब दंग रह गए। हेडमास्टर ने अपनी पत्नी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ऐसा मत करो, तुम भी बीमार हो जाओगे इसकी तरह। अनिकेत ने हेडमास्टर से उनकी पत्नी को अलग करने की कोशिश की, मगर हेडमास्टर अपनी पत्नी को उनसे दूर ले जाते हुए बोले, मेरी पत्नी को मुझसे अलग मत कीजिएगा। मैं तुम्हें अलग नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बचा रहा हूँ। यह बीमारी तुम्हें भी लग सकती है, हेडमास्टर ने कहा। राजा ने भी उनका साथ देते हुए कहा, श्रेष्ठ सही कह रहे हैं, तुम गौतमी को नीचे उतारो। लेकिन हेडमास्टर ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने पास का आयाम चीरा और उसमें कूदकर अपनी पत्नी के साथ गायब गए। हेडमास्टर, रोनित, अनिकेत चिल्लाए। उसी दौरान उस जगह जलाल भी आ गया, जिसे देख राजा ने पूछा, यह सब क्या है? रास्ते में बताता हूँ, जल्दी उनका पीछा कीजिए, वह जरूर देवांश दल गए हैं। जलाल ने राजा से हड़बड़ा कर कहा, देवांश दल उस लड़के के पास? पर क्यों? राजा ने पूछा। इस पर अनिकेत ने सख्त लहजे में कहा, इसका जवाब उस जगह चलकर ही पता चलेगा। अनिकेत ने ऐसा कह आयाम को चीरा और सबको लेकर उस जगह से निकल गए। रास्ते में जलाल ने सबको पूरी कहानी बता दी, जिस वजह से अनिकेत और राज का चेहरा सख्त हो गया। ये लड़का अब सच में पागल हो गया है। एक बच्चे के सामने गिरकर इसने अपनी सारी इज्जत, अपना आत्मसम्मान, परिवार का सम्मान सब गटर में बहा दिया। राजा बड़बड़ाया,
अब उसे हेडमास्टर पर गुस्सा आ रहा था। ठीक है, मानते हैं तुम अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, पर इसका मतलब यह नहीं तुम उसके लिए सब कुछ ताक पर लगा दोगे। कम से कम अपने परिवार की इज्जत का ख्याल तो रखना चाहिए था। जब यह बात सुंदरबन जंगल में फैलेगी तब कितनी बेइज्जती होगी। राजा ने आगे बड़बड़ाते हुए कहा, मैं इसे अगला लीडर बनाना चाहता था, लेकिन यह सब करके इसने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। परिवार का होने वाला लीडरों दूसरों के पैरों में गिर रहा है। ऐसे लड़के को लीडर बनाने के लिए श्रेष्ठों की सहमति नहीं मिलने वाली। राजा को इस वक्त अब सिर्फ अपने परिवार की चिंता हो रही थी। पहले उसके हाथ से आधा शामी जंगल चला गया। हेडमास्टर की पत्नी भी मरने वाली थी, जिसको वो लीडर बनाने का सपना देख रहा था। वो भी अब चूर चूर हो गया। आज उसके लिए सबसे बुरा दिन था। एक तरफ यह लोग करण के पास आ रहे थे और यहाँ करण घंटों की मेहनत से कमजोर हो गया था, मगर ड्रैगन लेडी का हाल उससे 1000 गुना ज्यादा बुरा था। अब उसकी आंखों से पानी की जगह खून निकलने लगा था। शरीर के कई हिस्से फटकर खून निकाल रहे थे। यह दर्द बहुत ज्यादा है। ये तो बस इस लड़की की जिद है जो इसे हिम्मत दे रही है, प्रियांशी ने कहा। अब जाकर वह उससे थोड़ी इंप्रेस हुई थी, लेकिन उसे उसकी चिंता भी काफी ज्यादा सता रही थी। तभी पारो और प्रियांशी को कुछ एहसास हुआ और झट से कमरे के बाहर आ गई। उसी पल वहां के आसमान का आयाम फट गया, जिसमें से एक आदमी घबराते हुए बाहर निकला। उसके हाथों में एक महिला थी जो सूख कर कांटा बन चुकी थी। वह हेडमास्टर ही थे जिन्होंने चारों तरफ नजरें फैलाकर करण को ढूंढा। जल्दी ही उन्हें करण नजर भी आ गया। वह बिना ज्यादा सोचे जमीन पर उतरे और भागकर करण के पास जाने लगे, लेकिन कमरे के बाहर ही प्रियांशी और पारो ने उन्हें रोक दिया। तुम दोबारा। प्रियांशी कुछ कहती, इससे पहले ही उसकी नजर गौतमी पर पड़ी। उसकी इतनी बुरी हालत देख उसने हेडमास्टर के चेहरे को देखा, जो बड़ी आस से उसे देख रहा था। मेरी पत्नी मर जाएगी, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। मेरी गलतियों को माफ करके मेरी मदद कर दो। मुझे जीवन भर के लिए अपना दास बना लेना, मगर बस मेरी पत्नी का इलाज कर दो। हेडमास्टर गला फाड़ कर कहने लगे, आंखों से आंसू, मुंह से लाड़, कपड़े धूल से भरे हुए, शरीर कमजोर। यह सब देख प्रियांशी और बाकियों के मन में उनके लिए दया आ गई, लेकिन वह कुछ कहते। उसी पल फिर से उस जगह का आयाम फटा, जिसमें से अनिकेत और बाकी सब बाहर आए। उस लड़की से दूर हट जाओ सब, वरना तुम सब भी बीमार हो जाओगे। अनिकेत ने आते ही अपना हाथ हिलाया और एक कवच हेडमास्टर के चारों तरफ फैल गया। उस कवच से एक अजीब भी गंध आ रही थी। अनिकेत ने जमीन पर आकर हेडमास्टर को लगभग फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है हेडमास्टर रोनित। खुद तो बीमार होना चाहते हो, बाकी सबको भी बीमार करना चाहते हो। मैं कुछ नहीं चाहता, बस अपनी पत्नी का इलाज चाहता हूँ। हेडमास्टर अपनी पत्नी को लेकर घुटनों पर बैठ गए। उनकी नजर सिर्फ करण पर थी। तभी राजा ने अपना आपा खोते हुए कहा, बस करो रोनित, अब हद हो गई है। जब एक 4 सितारा वैद्य मास्टर गौतमी का इलाज नहीं कर सकते, तो एक फैल वैद्य मास्टर से तुम क्या उम्मीद लगा रहे हो? ऐसे इंसान से उम्मीद कर रहे हो जिसने लालच के चलते आधा शामी जंगल हमसे ले लिया। कम से कम खुद का नहीं तो अपने परिवार का तो ख्याल रखो, या सब शर्म और लिहाज बेच चुके हो। ओह बूढ़े, घुटनों तक आ नहीं आ रहा और जबान तेरी सिर से ऊपर जा रही है। प्रियांशी चिल्लाई, हद हो गई है उसके दल में आके। उसके सामने उसके करण को यह 2 फुट का आदमी लालची कह रहा है। प्रियांशी ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हुए कहा, अगर अब एक और शब्द तूने अपनी जबान से निकाला ना, तेरी मां भी तुझे पहचाने से इनकार कर देगी। लड़की। राजा आग बबूला हो गया, मगर वो कुछ कहता। जलाल और दर्श ने उसे पकड़कर समझाते हुए कहा, हम उनके दल में हैं, उनके लीडर को बुरा भला बोलेंगे तो उनका नाराज होना लाजमी है, और पहली श्रेष्ठ का व्यवहार तो आपको पता ही है। शांत हो जाइए आप। मैं शांत हो जाऊं? मैं? यह कम उम्र की लड़की अपने बड़ों से इस लहजे में बात कर रही है और मैं चुप हो जाऊं? राजा का दिमाग खराब हो गया, मगर यह सुनकर प्रियांशी ने दांत पीसते हुए कहा, बोने बूढ़े, एक थप्पड़ में पूरा सिमट जाएगा, और तुझे इज्जत चाहिए? ऐसी चप्पल मुंह पर मारूंगी उसका निशान नर्क में जाकर भी नहीं मिटेगा तेरा, बूढ़े साले। राजा और बाकियों का मुंह खुला का खुला रह गया। ये लड़की तो गाली गलौज पर उतर आई थी। चप्पल मारूंगी, बुढ़ा साला, इसका तो साफ मतलब था। सामने वाली के लिए उसकी उम्र कोई मायने नहीं रखती थी। तभी पिस्टल बिस्ट ने कहा, मारे को लगता है इस बूढ़े की दुम में आग लगाकर इसी के दल में घुमाना चाहिए। मैं भी इसके लिए तैयार हूं। कंकाल बीस्ट ने दहाड़ लगाई। जो सुन राजा की का सिर दर्द होने लगा। प्रियांशी पहली श्रेष्ठ थी, उसकी गाली को नजरअंदाज भी किया जा सकता था, पर अब तो इस दल के बीस्ट भी उसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। खासकर वो झींगा, वो तो राजा को शुरू से पसंद नहीं था। वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, मगर उसी वक्त अनिकेत ने उसे रोक दिया। राजा को यह अजीब लगा। अनिकेत इस वक्त सिर्फ करण को देख रहे थे। राजा ने जब करण को देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। यह लड़का क्या कर रहा है? अनिकेत ने गंभीर लहजे में कहा, उस लड़की की ब्लड लाइन एक्टिवेट। क्या? राजा की आंखें बाहर आ गई। उसने हैरानी में कहा, यह कैसे मुमकिन है? जबरदस्ती ब्लड लाइन एक्टिवेट करने से वो लड़की मर सकती है। मर तो उसे कब का जाना चाहिए था, पर लीडर गुरु ने अपनी ऊर्जा को बड़ी बारीकी से पकड़ रखा है और उतना ही जोर लगा रहे हैं जितना यह लड़की सहन कर सके। अनिकेत की आंखें बहुत तेज थीं। पलक झपकते ही वह सब समझ गए। उन्होंने आगे कहा, यह मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जो कंट्रोल लीडर गुरु का है अपनी ऊर्जा पर, उतना कंट्रोल मेरे पास नहीं है। ऐसा कंट्रोल तो मैंने सिर्फ 5 सितारा वैद्य मास्टर के पास देखा है, वो भी अव्वल दर्जे वाले वैद्य मास्टर। यह शब्द जैसे ही हेड मास्टर के कानों में पड़े, उनकी आशा की सीढ़ी और बड़ी हो गई। जब एक 4 सितारा वैद्य मास्टर ऐसा कह रहा है, यानी सामने वाले लड़के में कुछ तो बात होगी। वह इस बारे में सोच ही रहे थे। उसी दौरान करण ने अपना हाथ घुमाकर अपना फाइनल अटैक किया। जो जंजीरें पहले से कमजोर हो चुकी थी, वो इस हमले के बाद खन खन की आवाजों के साथ टूट के बिखर गई। ऐसा होते ही ड्रैगन लेडी के शरीर से भयानक सफेद रोशनी निकली, जिसका इंपैक्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि
करण को झटका लगा। वह पहले से कमजोर था, जिस वजह से खुद को संभाल नहीं पाया, पर मौके पर आकर पारो ने उसे थाम लिया। सबने उसी वक्त ड्रैगन की दहाड़ सुनी। उन्होंने ड्रैगन लेडी को देखा, जिसके ऊपर सफेद बर्फीला ड्रैगन उड़ रहा था। उसके दबाव में सबको काफी कमजोरी सी लगी, लेकिन ड्रैगन अपनी ताकत और ज्यादा फ्लेक्स करता। उसकी नजर करण के भाई परख पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे पता नहीं क्या हुआ। वो हड़बड़ाकर ड्रैगन लेडी के शरीर में चला गया